नमस्कार। कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं हूं विवेक। एक बेहद महत्वपूर्ण कक्षा लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं और इस कक्षा में हम जिस विषय के ऊपर संवाद करेंगे, जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, वो है समायोजन की युक्तियां। समायोजन की युक्तियां एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से खासा महत्व रखता है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब सवाल यहां पर यह आता है कि समायोजन की युक्तियों की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी। तो हमने देखा था, पिछली वीडियो में समझने की कोशिश की थी कि व्यक्ति के सामने उसके बाहरी वातावरण के चलते कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनके अनुरूप उस व्यक्ति को खुद को अपने आप को ढालना पड़ता है। और यदि वो व्यक्ति अपने आप को उस परिस्थिति के अनुरूप ना ढाले तो ऐसे में क्या होगा, वो व्यक्ति कुछ समायोजित हो जाएगा। और मनुष्य की एक बेसिक टेंडेंसी होती है कि वो मॉल एडजस्टेड को समायोजित नहीं रहना चाहता, वो अपने आप को व्यवस्थित रखना चाहता है, वो अपने आप को सामंजस्यपूर्ण रखना चाहता है, और इसीलिए वो कुछ ऐसे तकनीकें को अपनाता है, ऐसे कुछ तरीकों को अपनाता है जिनको हम समायोजन की युक्तियां कहते हैं। अब यहां पर एक और पॉइंट बताता हूं। इन समायोजन की युक्तियों को अक्सर अहम रक्षात्मक युक्ति भी कहते हैं। यह वर्ड भी आपको याद रखना है। आप कहेंगे कि साहब अहम रक्षात्मक युक्ति का मतलब वो युक्ति, वो तरीके, वो मैकेनिज्म जो मनुष्य के अहम की रक्षा कर सके। अहम मतलब ईगो, और इसीलिए इसको कह दिया गया ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। अब यहां पर देखिए, मैं दो इकाइयों की बात कर रहा हूं, दो तत्वों की बात कर रहा हूं। हमें फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद में नहीं जाना, बेसिक टेंडेंसी पर जाकर बात करें तो फ्रायड बाबा कहते हैं कि दो तरह की प्रवृत्तियां होती है, या फिर यूं कहूं कि दो तरह के तत्व होते हैं मनुष्य में। एक तो होता है इदम, ईगो, इसी के अंतर्गत इदम यानी इड, और एक होता है सुपर ईगो यानी कि परा अहम। इड जो है वो संचालित होती है मनुष्य की मूलभूत अंतर्निहित पाशविक इच्छाओं के द्वारा, और सुपर ईगो हमेशा बात करता है किताबी नैतिकता की। अब आप भी जानते हैं कि अगर व्यक्ति हमेशा अपने मन की ही सुनेगा, हमेशा यही सोचेगा कि जैसा जी में आए वैसा कर जाओ, तो मनुष्य एनार्किस्ट बन जाएगा, अराजक, अनैतिक हो जाएगा। और अगर व्यक्ति हमेशा नैतिकता की, हमेशा किताबी उसूलों की बात करेगा तो कुंठित हो जाएगा। तो इसके बीच में कहीं मनुष्य की सोच, मनुष्य के थॉट, मनुष्य के कार्य, मनुष्य की गतिविधि को रहना है, और इसे कहा जाता है, इसे संभालने वाला जो है तत्व, उसे कहा जाता है ईगो यानी कि अहम। कई बार इड हावी हो जाती है, कई बार सुपर ईगो हावी हो जाती है, और ये अहम जो है ये बेचारा दो चाकों के पाटों के बीच में पिसीजता रहता है, फंसता रहता है, और इसी को बचाना हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो समायोजन के जरिए मनुष्य कुछ और नहीं करता, बल्कि अपने ईगो को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, ईगो को डिफेंड करने की कोशिश करता है, अहम की रक्षा करने की कोशिश करता है। अब ये अहम की रक्षा या समायोजन की जो युक्तियां हैं जितनी भी, ये दो तरीके से की जा सकती है। ये अहम की रक्षा दो प्रकार से की जा सकती है। हाँ सर, मैं तो क्लास लेवल लागू। हाँ ठीक। अहम की रक्षा दो प्रकार से की जा सकती है। पहला तरीका इसमें जो है वो है प्रत्यक्ष तरीका, यानी कि डायरेक्ट मेथड। एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को हम याद करते हुए, समझते हुए चलेंगे। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड का मतलब समायोजन की युक्तियों के वो तरीके जिन तरीकों को व्यक्ति चेतन स्वरूप में, चेतन स्वरूप मतलब सोचे समझे तरीके से खुद जानबूझकर अपनाता है। उसे पता है कि मैं को समायोजित हो रहा हूं, और वो खुद से चेतन रूप से
अपने आप को कॉन्शियसली समायोजित करने के लिए जिन तरीकों को अप्लाई करेगा वो सब डायरेक्ट मेथड के अंदर आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये डायरेक्ट है तो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। आप सिर्फ इस वीडियो में इन चीजों को समझिए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज्यादातर एनालिटिकल बनते हैं। आपके सामने एक उदाहरण रख दिया जाएगा कि रमेश ने ऐसा किया, सुरेश ने ऐसा किया, आप बताओ ये कौन सी समायोजन की युक्ति है। तो वो केवल चीजें लिखकर या नोट्स बनाकर आप नहीं कर पाएंगे, आपको उसके लिए बहुत डीपली एनालिसिस करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट का, जो इस वीडियो के जरिए मैं आपके साथ करने की पूरी चेष्टा करूंगा। इनडायरेक्ट मेथड में आप चेतन स्वरूप में ये कार्य नहीं करते, तो फिर कैसे करोगे भाई, बताओ। इसके अंतर्गत जो प्रक्रिया होती है वो व्यक्ति के अचेतन मन द्वारा की जाती है, अचेतन मन द्वारा की जाती है, ताकि व्यक्ति कुंठा, तनाव, भग्नाशा इन सब से मुक्त हो पाए। और अचेतन मन द्वारा जो ये अप्रत्यक्ष विधि उपयोग में ली जाती है, फिर से सुनना, अचेतन मन द्वारा जो अप्रत्यक्ष विधि समायोजन की जो युक्ति प्रयोग में ली जाती है, जो इनडायरेक्ट मेथड यूज होता है, उसी अप्रत्यक्ष विधि को हम क्या कहते हैं, अहम रक्षात्मक युक्ति। क्योंकि इदम, अहम, ये सब अचेतन की, पूर्व चेतन की इनकी बात है, इनका चेतन मन से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आ गई, चेतन का मतलब है व्यक्ति सोच समझ के अपने हिसाब से, अपनी सोच से, अपनी थॉट से कोई कार्य करे, नंबर 1। नंबर 2, उसका खुद का इसमें योगदान नहीं हो, बल्कि उसका अचेतन मन जो है वो अपना रोल निभा रहा है, तो वो क्या होगी, इनडायरेक्ट मेथड कहलाएंगे। तो आइए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड को अब हम समझने की कोशिश करते हैं आगे। तो ठीक है साथियों, समायोजन की युक्ति, और समायोजन की युक्तियों में हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, प्रत्यक्ष विधियां। कौन सी विधि, डायरेक्ट मेथड। 2 तरीके हैं, एक है डायरेक्ट, एक है प्रत्यक्ष, और दूसरा क्या है, अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट के अंदर जैसा कि आपको अभी अभी पता चला, हमने डिस्कस किया है कि चेतन मन अपना कार्य करता है, और दूसरा व्यक्ति सोच समझकर अपनी तर्क शक्ति का उपयोग करता है। सोच समझकर व्यक्ति अपनी तर्क शक्ति का इसके अंदर उपयोग करता है समायोजन की इस युक्ति में। अब ये क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। प्रत्यक्ष को अगर हम डिफाइन करें तो इसमें मुख्यतः 4 विधियां आती हैं, और एक विधि कुछ मनोवैज्ञानिक और जोड़ लेते हैं, यानी मुख्यतः हम 5 विधियां प्रत्यक्ष विधि में पढ़ेंगे। पहली, बाधा निराकरण। पहले इनके नाम जानने की कोशिश करेंगे। बाधा निराकरण, अंग्रेजी में हम कहते हैं रिमूविंग हर्डल्स। दूसरी विधि प्रत्यक्ष में जो आती है वो बाधा निराकरण नहीं है, वो है मार्गांतीकरण भी उसको कह सकते हैं, या फिर हम उसको कह सकते हैं अन्य मार्ग को खोजना। यहां पर मार्गांतीकरण शब्द को आप याद रखना, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला है। तो अन्य मार्ग खोजना या फिर मार्गांतीकरण। एक रास्ते से बात नहीं बन रही, दूसरा रास्ता अपना लिया, ऑल्टरनेट वे, ऑल्टरनेट वे। तीसरा, बहुत सारे रास्ते अपना लिए साहब, अब भी काम नहीं बन रहा, तो एक काम करो, इस रास्ते जाना ही नहीं। जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली से हमको गुजरना नहीं।
दूसरा रास्ता अपना लिया आपने, दूसरा लक्ष्य बना लिया, तो अन्य लक्ष्य का प्रतिस्थापन। अन्य लक्ष्य का प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन ऑफ गोल, सब्स्टिट्यूशन ऑफ गोल। रिबॉक के जूते नहीं मिले तो रिबूक के पहन लिए, वो वाली बात है। एक लक्ष्य अगर आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हो तो आपने अपनी ऊर्जा को दूसरे लक्ष्य की ओर लगा दिया। चौथा, परामर्श एवं निष्कर्ष। डिस्कशन, इनके बारे में अभी चर्चा करेंगे, डोंट वरी। और पांचवा जो इसके अंदर मनोवैज्ञानिक मानते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है, वो है अटेंशन सीकिंग, अवधान प्राप्ति। कहते हैं बच्चे लोग ज्यादा इसी प्रत्यक्ष समायोजन की युक्ति का प्रयोग करते हैं। क्या है ये अटेंशन सीकिंग? आइए जानने की चेष्टा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाधा निराकरण की। बाधा निराकरण, बाधा निराकरण मतलब कि आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हो उस मार्ग में असफल हो रहे हो, और असफल होने के बाद आपको पता चला कि साहब ये है कारण जिस कारण मैं असफल हो रहा हूं, और आप उसी बाधा को दूर करने की कोशिश करो। मान लो आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसमें 50 नंबर की गणित आती है और गणित अपने एकदम बस की नहीं है, या मान लो इंग्लिश आती हो, इंग्लिश अपने बस की नहीं हो, तो आपने क्या प्लान किया कि मैं क्या काम करता हूं कि अगली बार जैसे ही आप असफल हुए तो आपने कोशिश करी उसी अंग्रेजी, उसी गणित के ऊपर ज्यादा फोकस करने की, ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तो व्यक्ति सोच समझकर अपने लक्ष्य प्राप्ति में आई बाधा को दूर करता है। लक्ष्य प्राप्ति में जो बाधा आ रही है उस बाधा को व्यक्ति स्वयं सोच समझकर दूर करे, वो क्या है? बाधा निराकरण, यानी कि रिमूविंग द हर्डल्स। जैसा मैंने बताया, गणित का एग्जाम्पल आपको दिया, जीके का एग्जाम्पल आपको दिया। फिर आता है अन्य मार्ग को खोजना या मार्गांतीकरण। मार्गांतीकरण, अन्य मार्ग को खोजना। जब किसी एक वांछित विधि से लक्ष्य प्राप्ति ना हो, तो व्यक्ति अपने तरीके में परिवर्तन लेकर आता है। स्मरण रहे साथियों कि यहां पर लक्ष्य नहीं बदला है, तरीका बदला है, रिश्ता वही, सोच नहीं, वो वाली बात है यहां पर। तो यहां पर मैं नोट लगा के लिख रहा हूं, इस नोट को आप दिमाग में नोट कर लीजिए
कि मार्गांतीकरण या अन्य लक्ष्य, माफी कीजिएगा, मार्गांतीकरण या अन्य रास्तों को खोजना या दूसरे रास्तों को जानने वाला ऑल्टरनेट वे वाला जो तरीका है, इसमें लक्ष्य वही रहता है सिर्फ उसकी प्राप्ति का रास्ता बदलता है, प्राप्ति का मार्ग बदलता है। प्राप्ति का मार्ग बदलता है। एक व्यक्ति सोचता था कि मैं सेल्फ स्टडी से आरएएस की एग्जाम क्लियर कर लूंगा, नहीं हो पाई, तो बाद में उसने कोचिंग ज्वाइन कर ली। सिंपल सा तरीका भाई। उसने पहले सोचा कि मैं जॉब के साथ रहकर तैयारी कर सकता हूं या नौकरी के साथ समय निकाल सकता हूं, नहीं निकाल पा रहा, तो बाद में एक दो बार जब अनुत्तीर्ण हुआ, कुछ समायोजित होने लग गया कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा, तो उसको लगा होगा कि मैं शायद इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं घर पे बैठ के तैयारी कर रहा हूं, तो एक काम करते हैं, अपना तरीका बदल देते हैं। दैट्स इट। बाधा निराकरण में क्या था कि आरएएस की तैयारी में इस बार इसलिए फेल हो गया क्योंकि हिंदी का पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो एक काम करते हैं, हिंदी के पेपर के लिए अलग से तैयारी करते हैं, हिंदी को और बेहतर करते हैं ताकि सिलेक्शन हो जाए। तो आपने उस बाधा को दूर किया। यहां पर आपने पूरा का पूरा तरीका बदल दिया। ठीक है, बाधा निराकरण, मार्गांतीकरण क्लियर। इसके बाद जो तीसरा हम समायोजन की युक्तियों में, प्रत्यक्ष युक्तियों में पढ़ते हैं नाम, वो है अन्य लक्ष्य का प्रतिस्थापन। अन्य लक्ष्य का प्रतिस्थापन। ठीक है, अन्य लक्ष्य का प्रतिस्थापन, अंग्रेजी में कहते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन ऑफ गोल्स। आपने अपने गोल को ही बदल लिया। भाई किसी एक वांछित लक्ष्य को प्राप्त ना हो कर पाए व्यक्ति, किसी एक वांछित लक्ष्य को व्यक्ति यदि नहीं प्राप्त कर पाए तो वह अपनी ऊर्जा एक अन्य लक्ष्य की ओर स्थानांतरित कर दे। अधिकांशतः क्या होता है कि जिस लक्ष्य की ओर व्यक्ति अपनी ऊर्जा को स्थानांतरित करता है वो उससे थोड़ा सा कमजोर होता है, क्योंकि आपको लग रहा है कि यार मैं इस लेवल का काम नहीं कर पा रहा हूं, तो ठीक है 2 लेवल नीचे अपना काम करते हैं। तो यहां पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति आईएएस की तैयारी करता हुआ आईएएस में अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है, आईएएस में एक व्यक्ति अनुत्तीर्ण हो गया और बाद में वो उसे लगता है कि यार मैं 2-3 बार तैयारी करके आईएएस की एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहा हूं, तो एक काम करते हैं, हम आरएएस की एग्जाम की तैयारी करते हैं। कोर्स सेम है, स्टेट सब्जेक्ट है, तो थोड़ा सा कम मेहनत लगेगी आईएएस के मुकाबले, और हो सकता है मैं राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव की तैयारी कर लूं, और फिर वो अपने लक्ष्य को बदल ले, ऊर्जा जो है उसको स्थानांतरित ही तो किया है उसने, और वहां पर वो उत्तीर्ण हो जाए। याद रखिए, इससे पहले के जो 2 तरीके हमने देखे, उन दोनों तरीकों में बाधा निराकरण में भी उसने अपने लक्ष्य को नहीं बदला था, बाधा को दूर कर रहा था, मार्गांतीकरण में भी उसका वही लक्ष्य रहता है, लेकिन जब अन्य लक्ष्य का प्रतिस्थापन होता है तो वो अपने लक्ष्य को, अपने गोल को, अपने एम को, अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने मोटिव को बदल देता है। तो यहां पर ये आपको क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और
परामर्श की बात करते हैं, परामर्श एवं निष्कर्ष की बात करते हैं। परामर्श निष्कर्ष को विश्लेषण एवं निर्णय भी कहते हैं। परामर्श एवं निष्कर्ष। परामर्श निष्कर्ष का मतलब क्या है? परामर्श निष्कर्ष से मतलब है साथियों कि व्यक्ति जब कुछ समायोजित होता है तो वो उस तनाव की स्थिति में एक निर्णय तक पहुंचता है कि आखिर कारण क्या है, और इस निर्णय की प्रक्रिया में वो स्वयं से चिंतन करता है, आत्मचिंतन करता है, आत्म अवलोकन करता है, अन्य लोगों के साथ बैठकर बातचीत करता है। तो परामर्श एवं निष्कर्ष में किसी भी समस्या का समाधान उचित परामर्श के जरिए निकाला जाता है। तो व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति का पूर्णतः विश्लेषण कर अंत में किसी निर्णय पर पहुंचता है। परामर्श का सहारा ले, डिस्कशन करे, निष्कर्ष तक जाए। यही हमारी चौथी महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष विधि है समायोजन की। समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। समायोजन की प्रत्यक्ष विधि में कई मनोवैज्ञानिक एक और विधि मानते हैं जिसको हम कहते हैं अवधान प्राप्ति। अवधान प्राप्ति, अटेंशन सीकिंग। कई बार ऐसा होता है, घर में बुआ जी आई हुई है, अरे छोटे बच्चे, बुआ जी अपने भाई से बात कर रही है, औरों से बात कर रही है। छोटे बच्चे को लगता है कि यार मेरी तरफ कोई ध्यान ही ना दे रहे हो। वो जाता है अपने कमरे में, कोई इनाम, कोई गिफ्ट, कोई मेडल उसने खरीद रखा है, कोई ड्राइंग उसने बना रखी है, वो लाके दिखाता है, बुआ जी देखो मैंने ये ड्राइंग बनाई, बुआ जी देखो मेरे को ये गिफ्ट मिला, बुआ जी देखो मैं आपको डांस करके दिखाता हूं। बच्चे अक्सर ऐसी चीज करते हैं, मनुष्य अक्सर ऐसी गतिविधियां करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो जन्म से चाहता है कि लोग उसकी तरफ आकृष्ट हों, उसकी बात को तवज्जो दें, उसकी तरफ ध्यान दें। और इस कुसमायोजन की स्थिति में व्यक्ति अवधान प्राप्ति की कोशिश करता है, यानी चाहता है लोग उसकी ओर ध्यान दें। यही अटेंशन सीकिंग है। अटेंशन सीकिंग का मतलब व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से ऐसी गतिविधियां करता है जिससे कि वह अन्य लोगों के आकर्षण का केंद्र बने। That's it. लोग उसकी तरफ आकर्षित हों, वो इस प्रकार की कुछ न कुछ गतिविधियां जरूर करता है सबकी नजर में, ताकि वो आए। अब यहां पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपको ये चीजें और बेहतर ढंग से क्लियर हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसके जरिए आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए एक कार थी जो अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए आगे बढ़ रही थी,
और ये मान लीजिए उस गाड़ी का गंतव्य था। यहां कोई एक रेस्टोरेंट है जहां पर उस गाड़ी में जो लोग बैठे हैं उनको चाय पीनी थी। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे ही वो यहां से आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि यहां पर कुछ पत्थर रखे हुए हैं, कुछ अवरोध आया हुआ है। तो पहली समायोजन की युक्ति कि अपने लक्ष्य तक जाने के लिए इन पत्थरों को हटा दिया जाए, ये क्या है? बाधा निराकरण। दूसरा तरीका, ड्राइवर ने कहा कि एक काम करो यार, यहां से एक छोटा रास्ता और निकलता है, यहां से ले चलते हैं अपनी गाड़ी को और हम इधर पहुंच जाएंगे। तो ये कौन सा है? ऑल्टरनेट वे। लक्ष्य भी नहीं बदला है। एक गाड़ी में एक व्यक्ति और बैठा था, उसने कहा यार क्यों इतनी माथाफोड़ी करते हो, पीछे एक रेस्टोरेंट और है ना, चाय ही तो पीनी है, चलो वापस गाड़ी मुड़ा लेते हैं। ये तीसरा तरीका। और चौथा तरीका, वही परामर्श करके उन्होंने निर्णय लिया हो कि इनमें से क्या उचित रहेगा। तो परामर्श, अवधान प्राप्ति, माफ कीजिएगा, परामर्श, ऑल्टरनेट वे, अन्य लक्ष्य का प्रतिस्थापन, ये सब्स्टिट्यूशन ऑफ गोल्स, ये सारी चीजें आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। अब आइए बात करते हैं प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष विधि की। प्रत्यक्ष विधि की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं अप्रत्यक्ष विधि की। सबसे इंपॉर्टेंट यही होती है क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना अप्रत्यक्ष विधियों से ही होती है। अप्रत्यक्ष विधि जिसमें अचेतन मन अपनी कार्रवाई कर रहा हो। अप्रत्यक्ष विधि जिस विधि में अहम की रक्षा करना सबसे प्रमुख दायित्व हो। तो ये दो शब्द आपको याद रखने हैं, अचेतन मन, अहम रक्षात्मक युक्तियां। चेतन मतलब सोचे समझे रूप से, और अचेतन मतलब अपने आप अनकॉन्शियसली कोई काम हो रहा हो। इस कड़ी में सबसे पहली जो रक्षात्मक युक्ति हम पढ़ने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन जिसे तर्क संगतिकरण भी कहते हैं। रैशनलाइजेशन जिसे युक्तिकरण भी कहते हैं। रैशनलाइजेशन जिसे औचित्य स्थापन भी कहते हैं। ये तीनों नाम इसी रक्षात्मक युक्ति के हैं जिसको रैशनलाइजेशन कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है साथियों, ये एक रक्षात्मक युक्ति है। एक छोटा सा बात आप याद रखिएगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि रैशनलाइजेशन या फिर तर्क संगतिकरण, युक्तिकरण एक ऐसी रक्षात्मक युक्ति है जिसमें व्यक्ति बहाने बनाता है। बहाने बनाता है। बहाने बनाने का मतलब है कि वो अपने जो गलतियां हैं, अपने जो कुसमायोजित प्रवृत्ति है या अपने कुसमायोजन को जस्टिफाई करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए तार्किक बातें प्रस्तुत करता है, या फिर यूं कहूं कि तार्किक तथ्य देता है। तो अपने तर्कहीन भावनाओं को, या फिर यूं कह सकते हैं अपनी भावनाओं को व्यक्ति अपनी भावनाओं को स्वीकार्य बनाने के लिए तर्कों का सहारा लेता है। एक कहानी आपने जरूर सुनी होगी, लोमड़ी की कहानी है। और लोमड़ी सिंपल सी बात कहती है, क्या कि अंगूर खट्टे हैं साहब। उसे पूछा गया लोमड़ी से कि भाई तू इतनी दूर से नाच रही, कूद रही थी, पेड़ पर अंगूर खाने की कोशिश कर रही थी, अंगूर क्यों नहीं खाए? बोला है खट्टे अंगूर, इन अंगूर को कोई खाता है? हट, नहीं खाएंगे इसको। तो अंगूर खट्टे हैं, ये प्रवृत्ति क्या दर्शाती है कि आप अपने कमी को या आप अपने एक तरह से कह सकते हैं असफलता को पचाने के लिए
एक ऐसा तर्क दे रहे हो, एक ऐसा बहाना बना रहे हो, उस बहाने ही बनाने को हम तर्क संगतिकरण कहते हैं, युक्तिकरण कहते हैं, औचित्य स्थापन कहते हैं। कई पाठ्य पुस्तकों में इसे परिमेयकरण भी लिखा हुआ देख पाओगे आप, परिमेयकरण। अब ये जो औचित्य स्थापन है, ये जो रैशनलाइजेशन है, ये दो तरीके से हो सकता है। ये सारी चीजें आपको नोट्स में मिलेगी, चिंता मत करो। इसके दो तरीके हैं। पहला, अंगूर खट्टे हैं। पहला क्या है? अंगूर खट्टे हैं। दूसरा क्या है साहब? अंगूर या नींबू मीठे हैं। अंगूर खट्टे हैं और नींबू मीठे हैं। अंगूर खट्टे हैं मतलब सॉर लेमन, और नींबू मीठे हैं मतलब स्वीट लेमन। सॉर लेमन और स्वीट लेमन। सॉर लेमन, स्वीट लेमन क्या है? पहला तरीका, जब व्यक्ति अंगूर खट्टे हैं कहता है तो वो सामने वाली परिस्थिति को बुरा बताता है, यानी जो चीज उसे हासिल नहीं हुई उसे बुरा बताएगा। जो चीज उसे हासिल नहीं हुई उसे बुरा बताएगा। तो सामने वाली परिस्थिति को, सामने वाली परिस्थिति को बुरा बताएगा। क्लियर? स्वीट लेमन में क्या होगा? उसे बुरा नहीं बताएगा, बात तो वही कहेगा, लेकिन तरीका क्या होगा? इस बार खुद जहां पर है उसे अच्छा बताने की कोशिश करेगा कि स्वयं की परिस्थिति को अच्छा बताएगा। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, किसी सरकारी जॉब में या किसी नौकरी में है, और उससे तैयारी करी आरएएस की। किसी नॉर्मल सी नौकरी में है, सामान्य सी जिंदगी है, अच्छी जिंदगी जी रहा है, आरएएस की तैयारी करी, असफल हो गया। उससे किसी ने पूछा कि भाई तू आरएएस में फेल क्यों हो गया? अरे फेल तो क्या बोले यार, अच्छा हुआ फेल हो गए। कितनी माथाफोड़ी वाली नौकरी होती, इधर जाना पड़ता, उधर जाना पड़ता, मंत्रियों की बात सुननी पड़ती, नेताओं की बात सुननी पड़ती, कितने लोगों को ऑब्लाइज करना पड़ता, कितने लोगों से तू मैं होती। अच्छा है नहीं हुआ। यानी वो सामने वाली परिस्थिति को अब बुरा बता रहा है, अंगूर खट्टे हैं। दूसरा तरीका, उससे ये पूछे, बोले यार आरएस में क्यों नहीं हुआ तेरा? अरे बढ़िया है, नहीं हुआ। यहां देखो कितनी शांति की जिंदगी जी रहा हूं। मेरा सुबह मैं जाता हूं दफ्तर मेरे घर से थोड़ा सा पास में है, और वापस मेरा आ जाता हूं। इससे बढ़िया कोई काम है क्या जहां पर मैं अभी हूं? ये इससे बढ़िया कोई चीज हो सकती है क्या? तो इसका मतलब बात तो वही कह रहा है, लेकिन वो अभी अपनी परिस्थिति को अच्छा बना रहा है। तो नींबू मीठे, अंगूर खट्टे, सॉर लेमन, स्वीट लेमन टेक्निक, ये दो रैशनलाइजेशन के अंदर तकनीकें उपयोग में आती है, जिसके जरिए व्यक्ति अपने तर्कहीन बातों को तर्क संगत करने की, युक्ति संगत करने की कोशिश करता है, उन्हें औचित्यपूर्ण बताने की कोशिश करता है। इसके बाद हम एक और महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति की ओर चलते हैं, और उस महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति का नाम है साथियों दमन। दमन, जिसको हम कहते हैं क्या? रिप्रेशन। दमन यानी कि रिप्रेशन। क्या होता है रिप्रेशन? आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस युक्ति में क्या होता है कि अस्वीकार्य, अवांछनीय भाव जो हैं वो धीरे धीरे अचेतन में धकेल दिए जाते हैं। अस्वीकार्य, अवांछनीय, अस्वीकार्य, अवांछनीय, भावों को अचेतन में ढकेल देना, अचेतन में
धकेल देना। अब ये जाते कैसे हैं चेतन में? समयांतर में, धीरे धीरे अपने आप इनके ऊपर इतनी परत जमती जाती है कि आपको पता ही नहीं रहता। अब आप जो हैं, जिस घर में रह रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, घर की दीवारें सफेद रंग की होगी या किसी कलर की होंगी, लेकिन क्या आप इस वक्त अपने मकान की उन दीवारों को देखकर ये कल्पना कर पा रहे हैं कि इसमें कभी पीछे ईंट भी लगी हुई है, इसमें पीछे सीमेंट का भी एक प्लस्तर किया हुआ है? नहीं ना, आपकी आंखों के आगे वो रंग ही है। तो इस प्रकार से उस पर ऐसी चेतन मन परत चढ़ा देता है कि वो चीजें धीरे धीरे पीछे चली जाती हैं। अब वो क्यों चली जाती हैं? क्योंकि ये अगर स्मृति में बनी रहेंगी तो ये भय से परिपूर्ण है, भयपूर्ण है, कष्टकारी है, कष्टकारी है। तो अंतर्द्वंद्व का वो हिस्सा जो इदम और अहम दोनों को ही स्वीकार्य नहीं होता, उसको इदम और परा है, माफ कीजिएगा, दोनों को ही स्वीकार्य नहीं होता, वो पीछे धकेल दिया जाता है। इसका एक उदाहरण दूंगा मैं आपको, उससे पहले मैं आपको कुछ परीक्षा के अंदर पूछे जा सकने वाले उदाहरण बता देता हूं। पहला तरीका कि एक व्यक्ति ऐसा कहे किसी काम को करने के बाद, उसे कहे कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो कहे कि नहीं मैं नहीं जानता मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। तो ऐसी गतिविधि या ऐसा कार्य अगर कोई कर रहा है कि उसको वास्तव में नहीं पता कि वो कोई कार्य कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? दमन के कारण। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैंने यह कार्य क्यों किया, ये मुझे याद नहीं है, तो ये किस युक्ति के कारण हो रहा है? ये दमन के कारण हो रहा है। एक और इसके लिए इस्तेमाल होता है, एक तरह से कह सकते हैं एग्जाम्पल, कि एक व्यक्ति में, किसी बालक में या किसी व्यक्ति में कुत्ते के प्रति डर बैठा हुआ है, डर बैठा हुआ है, किंतु वह नहीं जानता, किंतु वह नहीं जानता कि इस डर के पीछे क्या कारण है। तो ये क्या है? ये दमन है। समय ने धीरे धीरे चीजों को पीछे धकेल दिया। वो भाव भले ही बना रहे ना बने, लेकिन उसके पीछे का कारण आपको पता नहीं चल रहा। कई बार पता चल भी जाता है व्यक्ति को। तो यहां पर एक शब्द और आता है जहां से फिर प्रॉब्लम शुरू होती है विद्यार्थियों के लिए, और वो शब्द है शमन, सप्रेशन। दमन तो हमने पढ़ लिया, तो साहब ये शमन क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, दमन और शमन में सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज को जानना है वो ये कि दमन में वो जो भाव थे वो समय के कारण पीछे धकेल दिए गए थे। जैसे मैंने अभी एक कुत्ते के बारे में बताया, हो सकता है बचपन में इसको कुत्ते ने काट लिया हो और कुछ दिनों तक इसे याद भी रहा हो, लेकिन धीरे धीरे अब ये वो बात तो भूल गया कि बचपन में ये डर कहां से जन्म लिया था इस डर ने, और वो डर जो है वो अभी भी उसके अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बना रहे। तो ये दमन है। लेकिन शमन में समय नहीं धकेलता। शमन में व्यक्ति स्वयं जानबूझकर उन भावों को अपने अचेतन भाव में धकेल देता है। शमन में व्यक्ति जानबूझकर अवांछित भावनाओं को अचेतन में
धकेल देता है। अब क्या है जानबूझकर धकेलना? मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं। उदाहरण कुछ ऐसा है साथियों कि कोई एक व्यक्ति था, स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में किसी से उसको प्रेम हुआ, और जैसा कि अमूमन हमारे समाज में होता है कि इस प्रकार के जो प्यार होते हैं, कच्ची उम्र में लड़कपन के जो प्यार होते हैं, वो कभी भी मटीरियलाइज नहीं हो पाते, उनको सामाजिक स्वीकार्यता नहीं मिल पाती, तो ऐसे में उनका भी संबंध विच्छेद होना तय था, दोनों अलग अलग हो गए। अब ये प्यार जो था, इसकी भावना दिल में कहीं थी, बलवती थी, लेकिन समय आने पर वो बच्चा कहीं और पढ़ने लग गया, किसी और शहर में रहने लग गया, कहीं और चला गया, दूसरे शहरों में रहने लग गया, और इस बात को कोई एक दशक बीत गया, कभी जीवन में किसी और का आगमन भी नहीं हुआ, और कहीं वो प्यार जो था वो तो अंदर था, लेकिन उस भावना के पीछे का कारण उसको नहीं पता, वो कहीं पीछे धकेल दिया गया। समय के कारण उसके वो स्मृतियां थी, वो स्मृतियां एक तरह से विस्मृत हो गई। अब एक रोज वो कोई एक फिल्म देखने जाता है, और उस फिल्म में कुछ इस तरह की ही कहानी उसे मिलती है देखने को, जो कहानी उसकी खुद की थी। और ये देखते ही कहीं ना कहीं वो विचार फिर से उसके मन में जागते हैं, वो प्रेम का भाव फिर से उसके मन में जागता है, वो एक तरह की बेचैनी फिर से उसमें जागती है। लेकिन वो जानता है कि वो एक परीक्षा की तैयारी करने वाला विद्यार्थी बन चुका है, जीवन के उस मोड़ पर है जब करियर पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो जब वो फिल्म देखकर आता है, थोड़ा सा उदास, थोड़ा सा परेशान, कुछ सोच रहा है, समझ नहीं आ रहा है, बेचैनी बढ़ी हुई है, वो आता है, कुछ नहीं करता, अपनी किताब खोलकर बैठ जाता है। जैसे ही मन नहीं लगता, वो और ज्यादा अपने आप को प्रेशराइज करके, मोटिवेट करके अपने आप को उस पुस्तक की ओर लगाता है, ध्यान लगाता है, कुछ टेस्ट पेपर हल करता है, कुछ प्रीवियस ईयर पेपर हल करता है, कुछ टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन हल करता है, कोई वीडियो देखता है, और धीरे 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 पुनः वापस उसी ट्रैक पर आ जाता है जिस ट्रैक पर वो पहले था। तो यहां पर इन विचारों के आने को वापस चेतन से अचेतन में धकेलने का कार्य किसने किया? व्यक्ति ने, स्वयं ने, जानबूझकर। तो इसलिए इसको शमन कहा जाता है। अब जानबूझकर शब्द होने के कारण हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये तो फिर प्रत्यक्ष विधि हुई ना। नहीं, बात जब चेतन अचेतन की हो रही है तो ये विधियां अप्रत्यक्ष ही कहलाएंगी। यहां पर आपको दमन और शमन के बीच का अंतर मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अगर इन दोनों के बीच के अंतर की बात करूं तो दमन में व्यक्ति की जानकारी के बिना भावनाएं अचेतन में चली जाती हैं। व्यक्ति की जानकारी के बिना ये भावनाएं अचेतन में चली जाती है, शमन में ऐसा नहीं होता। अब आइए एक और विधि की बात करते हैं, और इस विधि का नाम है विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट। साधारणतया ये जो अहम रक्षात्मक युक्ति है, जिसको हम अप्रत्यक्ष युक्ति में पढ़ रहे हैं, ये साधारणतया नजर आती है क्रोध और कुंठा की परिस्थिति में। अब होता क्या है कि व्यक्ति के सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है, उसे लगता है कि मैं यहां पर तो इस गुस्से को या इस कुंठा को या इस फ्रस्ट्रेशन को नहीं निकाल सकता, तो वो कोई थोड़ा और कमजोर टारगेट ढूंढता है और उस टारगेट पर अपना गुस्सा निकाल देता है। यही विस्थापन है, वही डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको लिखिए, संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं को व्यक्ति संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं को व्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे में
और एक परिस्थिति से दूसरी में हस्तांतरित कर देता है, हस्तांतरित कर देता है। एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में अपनी ऊर्जा, अपने गुस्से, अपने फ्रस्ट्रेशन को व्यक्ति निकाल देता है। पहला इसका तरीका कि ऑफिस में बॉस के डांटने पर पति घर पे जाकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करे, तो ये क्या है? पति घर में बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, इनके साथ एक तरह से डांटे, इनको परेशान करे। घर में पत्नी व बच्चों से झगड़ा करे। ये क्या है? विस्थापन है। एक जगह की एनर्जी दूसरी जगह लग गई। दूसरा तरीका, दूसरा एग्जाम्पल इसका, प्रेम में असफल हुआ कोई व्यक्ति, उसकी शादी कहीं और करा दी गई, अब वो अपनी पत्नी को ही प्रेमिका मान रहा है, तो ये क्या है? ये भी विस्थापन है। तो लिख दो, प्रेम में असफल व्यक्ति। भाई जिससे प्रेम करता था उसके प्रति तो व्यवहार कहां से करे, बात तो कहीं और भाग गई, और घर वालों ने उसको, कोई और पत्नी उसकी आ गई या कोई कहीं और शादी हो गई उसकी। अब जिससे उसकी शादी हुई है, अल्टीमेटली इस भावनाओं को, इस संवेगात्मक स्थिति को उसको अपनी पत्नी के साथ ही रखना है। तो यहां पर वो अपनी भाविक जो भूमिका है, अपनी जो भावनाएं हैं, वो सारी अपनी पत्नी की और प्रदर्शित करे। तो ऐसे में प्रेम में असफल व्यक्ति जब अपनी पत्नी को ही प्रेमिका मान रहा है, यह भी क्या है? एक विस्थापन है। पत्नी को प्रेमिका मान ले, ये क्या है? विस्थापन है। अब आइए विस्थापन की थोड़ी सी साइकोलॉजिकल कंडीशन देखते हैं। मान लो जैसे ये कोई एक व्यक्ति है, यहां से इसके बॉस ने इसको डांटा, और यहां मान लो इसके क्या बोलते हैं, पत्नी है या बच्चे हैं, ठीक है। तो बॉस ने डांटा, इड ने कहा रहा है, बॉस ने डांटा है तो दे बॉस के एक थप्पड़ की। बॉस होगा तो अपने घर पे होगा। पर हम कह नहीं 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 नहीं, इस आदमी की वजह से नौकरी है अपनी, इसको कुछ नहीं कहेंगे। इसको अगर आज अपने मार पीट दिया तो कल को घर का खर्चा कैसे चलेगा? रुक जा भाई रुक जा। अब अहम बेचारा फंस रहा है। एक तरफ इदम है जो कह रहा है अभी के अभी बदला ले, इसने तेरे को डांटा है तो। एक तरफ सुपर ईगो है, परायम कह रहा है बोला डट डट डट, अभी बॉस को नहीं कहेंगे, बड़ा आदमी है, समझदार है, पागल, इसकी वजह से नौकरी है, अब क्या करें। अब इसी उहापोह में वो घर जाता है। इदम कहता है कह रहा यार वहां तो नहीं डांटा, कम से कम इसको ही बोल दे, कहीं ना कहीं तो एनर्जी निकाल। और सुपर ईगो को भी लगता है कि हाँ, यहां पर अगर मैं अपनी एनर्जी को अगर मैं डिस्प्लेस करता हूं, अपना गुस्सा अगर अपनी पत्नी या बच्चों पर उतारता हूं, यहां तो कोई खतरा नहीं है, तो वो अपनी एनर्जी को वहां पर डिस्प्लेस कर देता है। यही क्या है? सुपर ईगो के बीच के कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो विस्थापन का जन्म हुआ, उसकी हमने बात करी। आइए आगे बढ़ते हैं। विस्थापन के बाद एक और महत्वपूर्ण अहम रक्षात्मक युक्ति को देखते हैं, जिसका नाम है दिवा, स्वप्न और कल्पना। क्या है? जोरदार युक्ति छाया, दिवा, स्वप्न और कल्पना। फैंटेसी एंड डे ड्रीमिंग। फैंटेसी एंड डे ड्रीमिंग। जब व्यक्ति वास्तविक दुनिया में, रियलिटी में अपने आप को
असमर्थ पाए, हारा हुआ पाए, लाचार पाए, तो यूं कहूं कि वास्तविक दुनिया से व्यक्ति सामना नहीं कर पा रहा, सामना करने में समर्थ नहीं है, तो व्यक्ति क्या करेगा? एक काल्पनिक दुनिया बनाएगा और इसी काल्पनिक दुनिया में ख्याली पुलाव पकाते हुए वो अपनी कल्पनाओं को एक नया आकार देगा और अपनी अतृप्त इच्छाओं की संतुष्टि करेगा। तो पहली बात तो वास्तविक दुनिया से हारा हुआ, काल्पनिक संसार का निर्माण करे, काल्पनिक संसार का निर्माण करे, इसमें और वहां क्या करेगा? अपनी अतृप्त इच्छाओं की असंतुष्ट भावनाओं की पूर्ति, तृप्ति, संतुष्टि करता है। ये सारी चीजें एक साथ होगी। अतृप्त भावनाओं की पूर्ति, असंतुष्ट इच्छाओं की पूर्ति, संतुष्टि यहां उसको प्राप्त हो रही है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि साहब ये अगर है तो फिर ये दिवा स्वप्न क्या है? दिवा स्वप्न कुछ नहीं है। दिवा स्वप्न मतलब होता है दिन में सपने देखना। अरे कल्पना को हम इस हद पर ले गए, उस पराकाष्ठा पर ले गए कि अब क्या दिन क्या रात आप अपने ही ख्यालों में खोए हुए हो कि हाँ ऐसा होता होगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो ये क्या है? दिवा स्वप्न है, कल्पनाओं का अतिरेक। एक ही वर्ड याद रखिए इसके लिए, कल्पनाओं का अतिरेक। कई बार ऐसा होता है ना, टेस्ट में तो नंबर आ रहे हैं 100 में से 5, और बैठा बैठा व्यक्ति 4 दोस्तों के साथ विचार करता है या खुद से ही करता रहता है विचार का, अपना फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो जाएगा ना, अपन गाड़ी लेकर आएंगे, सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो जाएगा ना, अपन मोटरसाइकिल लाएंगे, ये करेंगे, अपनी शादी हो जाएगी, ब्याह हो जाओगे, ये हो जाओगे। कल्पनाओं में खोए हुए हो, वास्तविकता से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ये क्या है? कल्पना और दीवार। वहां पर खुशी भी हो रही है कि हाँ फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो गया, सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो गया, आरएएस अधिकारी बन गए हैं, आईएएस अधिकारी बन गए हैं, लोग सलाम ठोक रहे हैं, घर के बाहर लोग माड़ाएं लेकर खड़े हैं, स्वागत हो रहा है, इज्जत हो रही है गांव में बहुत। अरे उस इज्जत को पाने के लिए वास्तविकता पे आओ, धरातल पे आओ, पढ़ना पड़ेगा। दिवा स्वप्न और कल्पना से काम नहीं चलता। तो अक्सर हारा हुआ व्यक्ति, असक्षम व्यक्ति, ऐसे जो लोग होते हैं, किसी कार्य को जो करने में असमर्थ व्यक्ति जो होते हैं, वो इस अहम रक्षात्मक युक्ति का इस्तेमाल करते हैं। अब कल्पना और दिवा स्वप्न जो है ये 3 तरीके की हो सकती है। कितने तरीके की हो सकती है दोस्तों? 3 तरीके की। पहला तरीका है इसमें, यानी कि कल्पनाओं के अंदर या दिवा स्वप्न में जो पहली प्रकृति है लोगों की, वो है अतीत में खोए रहने की। अतीत में खोया रहना। अतीत में खोए रहने का मतलब क्या है? कि व्यक्ति वास्तविकता का तो सामना कर ही नहीं पाए, और भूतकाल की अनुभूतियों को लेकर ही सोचता रहे। तो वास्तविकता और वर्तमान का सामना ना कर पाना और भूतकाल की अनुभूतियों में
खोए रहना, ये कौन सा है? अतीत में खोया रहना या रोमिंग इन द पास्ट, पास्ट में ही खो रहे हो। दूसरा तरीका क्या है? विजेता नायक, विजेता नायक, विनिंग हीरो भी इसको कहा जाता है, उसको रोमिंग इन द पास्ट कहते हैं, इसको कॉन्क्यूरिंग हीरो भी कह देते हैं, विनिंग हीरो भी कहते हैं। कि व्यक्ति वास्तव में कुछ नहीं है, वास्तव में दो देले के बराबर ही उसके अंदर लक्षण नहीं है, लेकिन वो सोच रहा है कि देख अब अपने साथ ये होगा, अब अपने साथ वो होगा। जिनके अंदर कुणके नहीं है काम करने के, उनको लगता है कि एक दिन मेरे घर पे गाड़ियों की कतार लगी रहेगी और लोग आएंगे और मुझे सलाम करेंगे, अरे बोलेंगे साहब ऐसे कर लो वैसे कर लो। ये विजेता नायक होते हैं, ठीक है। वो एक फिल्म आई थी मिस्टर मिसेज खिलाड़ी, अक्षय कुमार कोई नौकरी नहीं करता उसमें, कोई मेहनत नहीं करता उसके अंदर, और उसको कोई पूछता है तू नौकरी क्यों नहीं कर रहा, मेहनत क्यों नहीं कर रहा? अरे मैं 1 साल बाद राजा बनने वाला हूं, तुम्हें पता नहीं है मैं राजा बनने वाला हूं, नौकर चाकर मेरे इर्द गिर्द घूमेंगे। तो यहां पर व्यक्ति विजेता नायक की कल्पनाओं में खोया रहता है। तो लिखिए, व्यक्ति सफलता के उस मुकाम को कल्पनाओं में हासिल करता है, हासिल करता है जो उसे वास्तव में नहीं मिलता, जो उसे वास्तव में नहीं मिलता। तीसरा, विजेता नायक, अतीत में खोया रहना, और तीसरा जो होता है इसमें होती है पीड़ित नायक, सफरिंग हीरो। व्यक्ति इतना लाचार, इतना कातर बनकर जीता है, इतना दुखियारा बन के जीता है कि उससे ज्यादा पीड़ा किसी ने झेली ही नहीं, ताकि समाज की सहानुभूति उसे मिल सके। ये इसके अंतर्गत आता है। एक दयनीय और लाचार परिस्थिति में स्वयं को प्रदर्शित करता है, एक दयनीय और लाचार परिस्थिति में स्वयं को प्रस्तुत करता है। वह दुखियारा बनकर, मतलब ये सोचता है कि यार मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, कोई बात हो कि अरे मैं तो हूं ही पनौती, इस तरह के विचार उसके अंदर आते हैं, ठीक है। दुखियारा बनकर जीता है ताकि समाज की सहानुभूति प्राप्त हो। तो इस वीडियो में हम सिर्फ यहीं तक डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे, और फिर अंत में, उस वीडियो के अंत में हम पूरा अब तक जो हमने पढ़ा है उसको पूरा समग्र रूप से रिवाइज करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। नमस्कार।